गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन जो चैप्टर, और वो चैप्टर है आपका 18 शरीर द्रव और उसका परिसंचरण। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले उसकी में जो ओवरव्यू है ना, उसकी जो समरी है उसको हम लेकर के बात कर रहे हैं। फिर हम वन बाय वन जो पॉइंट्स है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप इस चैप्टर के हर एक वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार चैप्टर है ये। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर में है ना जो ब्लड फ्लो होता है, रक्त का जो प्रवाह होता है वो कैसे चलता है। उसके साथ साथ में रक्त के क्या क्या भाग होते हैं। हम जो एक रक्त की जो बूंद है ना, खून की जो एक बूंद देखते हैं, ब्लड ड्रॉप देखते हैं, उसमें क्या क्या होता है उसको हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि किस प्रकार से हमारा जो ये बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा जो ये ऑर्गन है ना, जिसको दिल कहते हैं, है ना, काफी सिंपल लैंग्वेज में और फेमस वर्ड है ये दिल, हार्ट, है ना। तो इस हार्ट को, हृदय को हम देखेंगे कि ये हृदय जो है वो कैसे काम करता है, राइट। एंड देन इसकी कंप्लीट जो मैकेनिज्म है कि किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड को फ्लो किया जाता है, ब्लड का क्या क्या कार्य है, वो सारे हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 18, और वो है दोस्तों आपका शरीर द्रव एंड परिसंचरण तंत्र। शरीर द्रव और परिसंचरण तंत्र। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम इसके ऊपर बात करते हैं शरीर द्रव है क्या। शरीर द्रव यानी कि बॉडी फ्लूइड जो है वो हमारे चैप्टर में आपके दोस्तों दो है। यहां हम दो स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में और एक हम पढ़ेंगे दोस्तों लसिका के बारे में, राइट, यानी कि ब्लड एंड लिफ, इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। फिर है परिसंचरण। तो परिसंचरण का मतलब होता है दोस्तों स्थानांतरण, है ना, इसको आप परिवहन भी कह सकते हो, राइट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, कि किस प्रकार से इसको रोटेट किया जाता है, बॉडी में इसको घुमाया जाता है। और तंत्र का मतलब आप अब तक तो तुम अच्छे से समझ गए होंगे। तंत्र का मतलब है कि नंबर ऑफ जो ऑर्गन है वो मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं ना, बहुत सारे अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं। कब? जब वो इकाई के रूप में यानी कि एक यूनिट के रूप में वर्क करे। क्लियर? चलो, तो दोस्तों जो ये अपना चैप्टर है शरीर द्रव और परिसंचरण तंत्र, चैप्टर नंबर 18, तो उसमें हम विशेष रूप से ध्यान रखना ब्लड और इसके परिवहन से संबंधित जो चीजें हैं उसको चर्चा करेंगे, और साथ में हम बात करेंगे लसिका के ऊपर, यानी कि लिम्फ जो है वो क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है आपका पहला जो टॉपिक है वो है रक्त। रक्त जिसको अपन सिंपल भाषा में कहते हैं खून, यानी कि ब्लड। इंग्लिश में अगर बात करें तो ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आसान टॉपिक है। बात करें दोस्तों कि रक्त है क्या, तो दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्तक होता है। तो देखो, मैं हर एक शब्द का मतलब आपको बताऊंगा कि तरल का मतलब है लिक्विड, हम देखते ही खून हमारा पतला होता है पानी की तरह, है ना, फ्लो लिक्विड फॉर्म में होता है। संयोजी उत्तक होता है, तो दोस्तों संयोजी उत्तक यानी इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं।
ध्यान रखना, संयोजी का मतलब है कि हमारे बॉडी के विभिन्न जो पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, राइट। और उत्तक यानी कि टिश्यू, वो हमें अच्छे से पता है कि कोशिकाओं का जो समूह होता है ना, कोशिकाओं का जो समूह उसको उत्तक कहते हैं। तो कुल मिलाकर के रक्त जो है एक आपके तरल संयोजी उत्तक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि रक्त क्या है ना। तो कई ऑप्शंस होंगे, 3-4, उसमें से एक ऑप्शन होगा दोस्तों, यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है, आगे बात करें कि रक्त जो है आपके मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर के बना होता है। रक्त दो भागों से मिलकर बना होता है। ये दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से पुट हो सकता है कि रक्त के संगठन में बात करें तो रक्त किन से मिलकर के बना होता है। तो आप दो भाग कह सकते हो, दो स्ट्रक्चर कह सकते हो, जो आपको इजी लगे, कि रक्त जो है दो स्ट्रक्चर से या दो जो विशेष भाग हैं उनसे मिलकर के बनता है। तो अब बात करते हैं ये कौन कौन से हैं। तो दोस्तों उसको मैं एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको बता रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को बस आप ध्यान से देखते जाएं और अच्छे से सुनते जाएं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं रक्त के बारे में। जैसा कि अभी हमने बात की कि रक्त जो है ये आपके दो भागों से मिलकर के बना होता है। कितने भागों से? दो भागों से मिलकर के बना होता है। क्लियर? रक्त को देखिए, मैं तो आपको सिंपल भाषा में समझाऊं ना, तो रक्त की तुलना हम हमारी नदी से कर सकते हैं। हाँ राइट, नदी, रिवर। हाँ, कि नदी में मुख्य इंपॉर्टेंट चीज नदी का जो पानी है हम लोग पीते हैं, और उसी नदी में कई सारा कचरा भी होता है, राइट। तो एक तो इससे आप उसको यूज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। अब इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसकी तुलना आप दोस्तों दूध से कर सकते हो। हाँ राइट, दूध, मिल्क से कर सकते हो। कैसे? तो एक दूध को देख करके आप बता सकते हो दोस्तों कि दूध में फैट कितना है, छीना उसको अपन कहते हैं ना, बड़ी ही स्वादिष्ट मिठाइयां बनती है उसकी, तो वो कितना होता है हम देख करके तो आइडिया नहीं लगा सकते, है ना। तो उसके लिए कोई टेस्ट होता है ना, कोई मेजरमेंट होता है, उसको हम देख करके आइडिया लगा सकते हैं। तो जिस प्रकार से दूध दिखने में हमें व्हाइट लिक्विड की तरह स्ट्रक्चर है ना, बट उसमें है क्या क्या वो हम पता अगर लगाएं तो उसके लिए कुछ अलग मैकेनिज्म है। ठीक इसी तरीके से रक्त जो है दोस्तों, ये भी हमारे दूध की तरह है। दिखने में ये लाल रंग का एक लिक्विड है, द्रव है। इसके अंदर दोस्तों बहुत सी स्ट्रक्चर्स होती है, हाँ, है ना। तो दूध को अगर अपन फाड़े, है ना, नमक या नींबू, लेमन वगैरह डाल करके उसको अगर फाड़े, तो अगर आप गौर करोगे तो दूध का पानी पानी अलग हो जाता है, और इसका जो छीना जिसको अपन कहते हैं सॉलिड पार्ट या सेमी सॉलिड जो पार्ट है वो अलग हो जाता है ना। तो ठीक इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो रक्त है वो मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर के बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? दो भागों से। एक रक्त का जो तरल भाग है, क्या भाग है दोस्तों? तरल या जो द्रव्य भाग है, यानी कि लिक्विड जो पार्ट है, उसको कहते हैं दोस्तों आपके प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लाज्मा कहते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, प्लाज्मा जो है ना, रक्त का जो प्लाज्मा जो है इंपॉर्टेंट है, ये 55% पूरे ब्लड का होता है। यानी कि ऑल ओवर ब्लड में अगर उसके कॉम्बिनेशंस की बात करें कि कौन कितनी ज्यादा मात्रा में है ना, तो रक्त में सर्वाधिक जो है वो 55% आपकी तरल यानी कि लिक्विड भाग होता है। ठीक इसी तरीके से हमने जैसे दूध की बात की थी, तो आप दूध को फाड़ो तो देखोगे कि 1 किलो दूध में मुश्किल से मुश्किल 100, 150, 200 ग्राम छेना निकलता है, बाकी सारा पानी होता है ना। तो ठीक वैसे ही दोस्तों रक्त में 55% यानी कि 55% जो है वो आपके रक्त प्लाज्मा यानी कि तरल जो भाग है वो होता है। बाकी जो रह गया दोस्तों 45%, है ना, बाकी जो 45% जो पार्ट है वो होता है दोस्तों आपके इसका कणिकामय भाग। कणिकामय भाग
इसको आप कार्पल्स भी कह सकते हो और इसको आप कोशिकीय भाग भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कोशिकीय भाग कह सकते हो। कार्पल्स भी कहते हैं, कोशिकाएं भी कहते हैं और इसको आप कणिकामय भाग भी कह सकते हो। और ध्यान रखना दोस्तों कि इसको आप सेमी सॉलिड है ना पार्ट में काउंट कर सकते हो। तो लिक्विड की बात करेंगे तो प्लाज्मा, लिक्विड के अलावा जो भी भाग है उसको हम कहेंगे सेलुलर या कार्पल्स या फिर कणिकामय भाग कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करें दोस्तों, तो यहां में इसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं है ना, वो मैं पॉइंट पॉइंट करके एक बार ड्रॉ कर रहा हूं, देन हम हर एक बिंदु को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आगे बात करें कि जो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा दोस्तों आगे आपके तीन जो स्ट्रक्चर्स होती है उसमें डिवाइड होता है। कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो जल है ना, कि क्या होता है? जल। उसके बाद में बात करें तो विभिन्न प्रकार आपके प्रोटीन, और अगर आगे और बात करें तो विभिन्न प्रकार के आयन। दोस्तों ध्यान रखना कि इसके अंदर जो जल है लगभग 90 से 92% है ना, यानी कि 90 to 92% जो है वो आपके इसमें जल होता है, यानी कि वाटर लिक्विड होता है। लगभग 6 से 8% जो है वो आपके प्रोटीन पाई जाती है। क्या होती है? प्रोटीन्स। एंड देन लेस अमाउंट में, बहुत कम क्वांटिटी में अगर बात करें तो इसको आप पॉइंट में भी कह सकते हो, तो अन्य के रूप में क्या होते हैं आपके इसमें? आयंस होते हैं। क्लियर? अब इसमें इसकी क्या क्या और बाकी बात करें तो जो प्रोटीन है दोस्तों, प्रोटीन आपके इसमें तीन प्रकार की होती है। फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, क्या होती है? एल्ब्यूमिन, फिर एंड देन ग्लोब्यूलिन। क्या होती है दोस्तों? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ये जो है इसको आपके रक्त की प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लाज्मा प्रोटीन, या केवल आप इसको रक्त की प्रोटीन भी कह सकते हो। राइट? तो ये 6 से 8% होती है, जिसमें फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन, ये जो प्रोटीन है वो बॉडी के अंदर पाई जाती है। जिसमें अगर बात करें फाइब्रिनोजन, ये रक्त के थक्के से संबंधित है। क्या करती है? रक्त का जो थक्का है, रक्त का थक्का, इसको आप सिंपल भाषा में कहते हो खरूट, ब्लड क्लॉट, है ना, तो वो जो है वो फाइब्रिनोजन जो है वो कंट्रोल करता है। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन जो है ये हमारे शरीर के अंदर परासरण नियमन और जो इम्यून जो सिस्टम है, प्रतिरक्षा जो तंत्र है, उनको ये लोग कंट्रोल करते हैं। राइट? चलो अब इधर बात करें तो जो कणिका में जो भाग है, यानी कि जो कोशिकीय जो भाग है, ये दोस्तों आपके होता है कितने? 3 भागों में। कितने भागों में डिवाइड होता है दोस्तों? ये आपके डिवाइड होता है 3 भागों में। सबसे पहले बात करें तो आपके रक्ताणु, क्या होता है दोस्तों? रक्ताणु। और इसी रक्ताणु को आप एकदम सिंपल भाषा में आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं। सेकंड जो है वो होती है आपके श्वेताणु। क्या होती है दोस्तों? श्वेताणु, जिसको आप सिंपल भाषा में कहते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। और लास्ट बात करें, थर्ड नंबर, वो होती है इसमें बिंबाणु। क्या होती है दोस्तों? बिंबाणु। और इसी बिंबाणु को आप प्लेटलेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इनका अन्य एक नाम और है, इनका अन्य एक नाम और है जिसको आप पढ़ते हैं इरिथ्रोसाइट्स,
इरिथ्रोसाइट, क्या नाम से जानते हैं दोस्तों? इरिथ्रोसाइट्स। इसको आप जानते हो दोस्तों ल्यूकोसाइट, एंड इसको कहते हैं दोस्तों थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपके थ्रोम्बोसाइट। क्या कहा जाता है दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूं एकदम सिंपल शब्दों में, ना पूरा जो ब्लड है वो आपको एक टेबल, एक पेज पर आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो आप इसी तरीके से इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये किन किन संरचनाओं से मिलकर के बनता है ना। आगे बात करें मेरे दोस्तों, आगे देखिए, ये जो WBC है उसके भी आगे भाग होते हैं। तो बात करें WBC, तो जो WBC है, WBC को भी आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है उसकी स्ट्रक्चर के आधार पर, और ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। WBC कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है दोस्तों कणिका में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और एक होती है आपकी अकणिका में। क्या कहते हैं दोस्तों? अकणिका में कहते हैं, यानी कि इसको कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट, और इसको कहा जाता है एग्रेनुलोसाइट। क्या कहते हैं? एग्रेनुलोसाइट्स। इनके भी आगे प्रकार ध्यान रखना दोस्तों। WBC की ये जो संरचना है, जिसमें जो केंद्रक है उनकी विशेष प्रकार की अरेंजमेंट होती है, पोजीशन होती है, इसलिए इसको कणिका में यानी कि ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और ये आपके आगे फर्दर और टाइप्स होते हैं, इसके आगे फर्दर और टाइप्स होते हैं। तो बात करें, ये होते हैं आपके दोस्तों 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल, एक को बोलते हैं आपके इयोसिनोफिल, और एक होता है दोस्तों आपके बेसोफिल। क्या होता है? NEB, नेब करके आप याद कर सकते हो। क्या है? न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक इसी तरीके से जो अकणिका में यानी कि एग्रेनुलोसाइट्स है, ये दोस्तों आपकी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपकी मोनोसाइट, और एक होता है आपके लिम्फोसाइट। क्या होती है? एक होता है आपके लिम्फोसाइट। क्लियर? चलो, तो इसको हम दोबारा यहां लिख देते हैं कि एक होता है आपके न्यूट्रोफिल, राइट। एक होता है इयोसिनोफिल, और एक होता है आपके बेसोफिल। ये लो। तो दोस्तों, ये है आपके सामने एक ब्लड का जो कॉम्बिनेशंस है ना, कंपोनेंट्स को आप कह सकते हो रक्त का जो संगठन, इसको आप क्या कह सकते हो? रक्त का संगठन। अब दोस्तों, आपके इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं, इसके ऊपर आपके काफी क्वेश्चंस जो है बनते हैं। तो उनको अगर हम लेकर के बात करें, तो आपसे एक बड़ा क्वेश्चन जो बनता है वो सीधा सीधा यहां से बनता है कि रक्त का संगठन समझाइए। आपका कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना। और या फिर आपसे सीधा सीधा इनके बारे में पूछा जाता है कि आरबीसी WBC में अंतर लिखिए, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। या फिर रक्त प्लाज्मा क्या है बताइए, तो ये भी आपका जो पोर्शन है उस पर पूछा जाता है। और या फिर दोस्तों, आपसे जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है 1 वर्ड वाले कि इरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये इनके इंपॉर्टेंट नेम है। इरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स किसको कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपसे अलग अलग जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पुट किए जा सकते हैं, राइट। चलो, अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कि रक्त जो प्लाज्मा है, अभी हमने देखा कि जो रक्त प्लाज्मा है,
इसमें 3 भाग होते हैं, जल, प्रोटीन और आयन। अब हम दोस्तों इनको लेकर के 1 बाय 1 आगे हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अब आपकी आरबीसी, है ना। अब हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? अब हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों आरबीसी। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस। क्या होता है दोस्तों? रेड ब्लड कार्पस। तो देखिए दोस्तों, इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि इसमें या ये केंद्रक रहित होती है। ये इसमें इसकी इंपॉर्टेंस ध्यान रखना दोस्तों कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी कि क्या होती है? केंद्रक रहित होती है। क्लियर? अब आपको यहां बता दूं, इंपॉर्टेंट है किसकी आरबीसी दोस्तों? स्तनधारी, है ना। स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। राइट? तो यहां लिख देता हूं स्तनधारी। स्तनधारी, क्लियर? बट, है ना, लेकिन ऊंट एवं लामा में उपस्थित। दोस्तों स्तनधारी में ये जो ऊंट और लामा जो जानवर है उनमें ही आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। बाकी सभी जो स्तनधारी हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। क्लियर? चलो अब और इंपॉर्टेंट बात करें। देखिए दोस्तों, उसकी हर एक लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है और आप इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस देख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें, इसमें श्वसन वर्णक, श्वसन वर्णक, इसमें श्वसन वर्णक कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, क्या दोस्तों? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें श्वसन वर्णक जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसी वजह से हमारा जो रक्त है वो लाल रंग का होता है ना। इसीलिए रक्त का रंग लाल होता है, लाल होता है। क्लियर? अब थोड़ी चर्चा हम हीमोग्लोबिन के बारे में कर लें। तो इसी में बात कर रहा हूं, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ये दोस्तों आपके दो संरचना से मिलकर के बनी होती है। एक तो होता है आपके इसमें हिम और दूसरा होता है दोस्तों ग्लोबिन। ग्लोब्यूलिन या ग्लोबिन जो प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन की बनी होती है। और हिम के रूप में दोस्तों ध्यान रखना और कोई नहीं होता, ये होता है आपके दोस्तों आयरन। क्या होता है? आयरन, यानी कि लोहा। अब आप लोग दोस्तों याद करें, जब किसी की बॉडी में रक्त की कमी होती है ना, कहना भी खून 7 पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट हो गया, तो वो दोस्तों खून जो है उसका मेजरमेंट ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि खून का जो मेजरमेंट है वो इसी के आधार पर करते हैं। हीमोग्लोबिन कि कितना हीमोग्लोबिन है ना, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है ना। तो वो हमारा रक्त कहलाता है कि किसी व्यक्ति के बॉडी में कितना खून है। तो एक जो हीमोग्लोबिन है वो आपके हीम और ग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो तो उसको आयरन की गोली दी जाती है ना। आप में से कई बच्चों ने देखा भी होगा कि जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो अमूमन जो डॉक्टर है वो हमें आयरन की टैबलेट देता है ताकि किसी भी वजह से हमारी बॉडी में रक्त की कमी ना हो। राइट? चलो आगे बात करें कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये काम क्या करता है। तो और इंपॉर्टेंट बात करें तो हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को, दोस्तों ऑक्सीजन को जोड़कर, अब जोड़कर कहते हैं या संयुक्त करके या मिला करके ना, जोड़कर पूरे शरीर में
पूरे शरीर में पहुंचाता है। पूरे शरीर में क्या करता है दोस्तों? पहुंचाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये वो इसका साथी है, फ्रेंड है, जो ऑक्सीजन को अपने साथ लेता है और पूरी बॉडी में रोटेट करता है। और यहां आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। यहां दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। क्या है? सुनिए कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने अंदर बाइंड करती है। क्लियर? तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ करके पूरी बॉडी में इसको रोटेट करवाता है। क्लियर? तो दोस्तों ये तो हो गई आपकी आरबीसी के बारे में जनरल सी बातें। और आगे बात करें कि जो आरबीसी का जो निर्माण है, आरबीसी का निर्माण कहां होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों अपने लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, है ना। तो आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा या केवल आप अस्थि मज्जा भी कह सकते हो, रेड बोन मैरो। और इंपॉर्टेंट देखें, आरबीसी का जीवन काल यानी कि लाइफ स्पेन वो होती है दोस्तों आपके 120 डेज, 120 दिन। कितनी होती है? 120 दिन। अब देखिए यहां एक रोचक चीज बताता हूं। मान लीजिए ये एक आरबीसी है, केंद्रक नहीं है, ध्यान रखना, है ना। तो बिना केंद्र की ये कोई एक आरबीसी है। ये आज डेवलप हुई और ठीक 120 दिन के बाद में ये मर जाती है। यानी कि कितने? लगभग 3 महीने, है ना, में ये मर जाती है। बात समझ रहे हो? तो ये 3 से 4 महीनों के बाद में इसका जो मरना निश्चित होता है। तो ये लगातार बनते रहते, ध्यान रखना कि जैसे आज एक आरबीसी पैदा हुई, ठीक 120 दिन के बाद में मर जाएगी। ठीक है, लगभग 4 महीने। तो इस तरीके से लगातार ये बनते रहते हैं और मरते रहते हैं। और यहां ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज है कि मरी हुई आरबीसी, है ना, डेड जो आरबीसी है, मृत जो आरबीसी है, ये कहां ठिकाने लगाई जाती है? ये ठिकाने लगाई जाती है दोस्तों आपके यकृत और स्प्लीन में, है ना। तो और आगे बात करें, मृत आरबीसी को यकृत में नष्ट किया जाता है। और यहां इंपॉर्टेंट और चीज सुन लो, इसीलिए यकृत को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, है ना। चलो और आगे बात करें कि इसकी जो संख्या है, क्या दोस्तों? आरबीसी की जो संख्या है ये आपके 5 से 5.5, कितनी? 5 से 5.5 लाख, 5 से 5.5 लाख प्रति घन मिमी, है ना, ऑफ ब्लड। तो 5 से 5.5 लाख या सॉरी 5 से 5.5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन कह सकते हो। और लाख में अगर आप काउंट करोगे तो वो होती है 50 से 55 लाख के आसपास, है ना। और आगे बात करें तो आरबीसी के अंदर जैसे हमने देखा अभी तक कि आरबीसी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऑक्सीजन को जोड़ता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, 120 दिन इसका जीवन काल है। और मृत जो आरबीसी है उसको यकृत में नष्ट किया जाता है, यानी इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसकी संख्या की बात करें तो लगभग 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन mm। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं आगे। अब हम आगे बात कर रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है डब्ल्यूबीसी। अब क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है आपके डब्ल्यूबीसी। अब देखिए डब्ल्यूबीसी को दोस्तों और क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों ल्यूकोसाइट। अब इसको ल्यूकोसाइट क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर श्वसन जो वर्णक है वो नहीं पाया जाता। तो इसमें लिखें कि इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं,
क्योंकि इसमें श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता। तो श्वसन वर्णक नहीं पाए जाने के लिए इसको ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, है ना। और क्या कहते हैं इसको श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कणिका। क्या कहते हैं दोस्तों? श्वेत रक्त कणिका भी कहते हैं। बात करें संख्या की, तो संख्या होती है दोस्तों इसकी 6000 से लगा करके 8000 प्रति घन मिमी। कितने? 6 से 8000 के आसपास। इसका जीवन काल दोस्तों ध्यान रखना, अप्रॉक्स 1 वीक होता है एवरेजली, बट फिर भी कहीं कहीं अगर इसको हम देखेंगे तो 5 से 7 दिन तक, और कुछ बुक में आपको 10 दिन भी मिल जाता है। तो एक अप्रोक्स आइडिया की बात करें तो 1 वीक जो है वो इसकी लाइफ स्पेन होती है। और बात करें इसका निर्माण, तो इसका भी निर्माण वही है, लाल अस्थि मज्जा। मृत जो WBC है वो कहां जाती है? मृत WBC जाती है आपके वही यकृत में। क्लियर? अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, WBC जो है ये केंद्रक युक्त है ना। इसमें यूं करें कि WBC में केंद्रक पाया जाता है। अब इसके केंद्र की जो पोजीशन है, उसकी जो बनावट है, उस बनावट के आधार पर क्या है कि अब इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। तो बात करें दोस्तों अपने WBC की, WBC कितने प्रकार की होती है? WBC दोस्तों इस न्यूक्लियस की जो पोजीशन है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग, संख्या के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये आपके 2 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रेनुलोसाइट। क्या होती है? ग्रेनुलोसाइट्स। और एक होती है दोस्तों आपकी एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट। और इसको सिंपल हिंदी की भाषा में बात करें तो उसको कहते हैं अकणिकामय भाग, यानी कि स्ट्रक्चर। और इसको कहते हैं दोस्तों कणिकामय भाग या स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान रखना, इसमें जो केंद्रक है वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के रूप में ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृति बनाते हैं, है ना। तो उसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो बनती है उसके आधार पर उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स और अनदर होता है आपके एग्रेनुलोसाइट्स, राइट। अब दोस्तों एक विधि होती है, इसका नाम है अभिरंजित करना, स्टेन करना। तो उसके आधार पर ये क्या अलग अलग प्रकार के कलर देते हैं, उसमें रिएक्शन शो करते हैं। तो उसके आधार पर अगर बात करें तो अब ग्रेनुलोसाइट्स जो है ये दोस्तों आपके आगे कितने प्रकार की होती है? ग्रेनुलोसाइट्स दोस्तों आपके आगे 3 प्रकार की होती है। एक होती है दोस्तों आपकी बेसोफिल, एक होती है दोस्तों आपके इयोसिनोफिल, और एक होती है दोस्तों आपके न्यूट्रोफिल। अब गौर से सुनिएगा, अगर WBC एसिड के साथ में रिएक्ट करे या फिर कोई बेस के साथ रिएक्ट करे, उसके आधार पर उसको डिवाइड किया गया है। तो ये जो बेसोफिल है ये क्षार के साथ में रिएक्शन करता है। ये किसके साथ में रिएक्ट करता है? ये क्षार के साथ में अपनी रिएक्शन को शो करता है।
इयोसिनोफिल ये दोस्तों आपके एसिड या अम्ल के साथ रिएक्ट शो करता है, अवक्षेपण देता है, स्टेन में कलर देता है। और ध्यान रखना न्यूट्रोफिल एकदम न्यूट्रल है, उदासीन जिसको आप कह सकते हो। अम्ल है तब भी वेलकम, क्षार है तब भी वेलकम। इट मींस दोस्तों ये दोनों के साथ में अपना रिएक्शन शो करता है, इसलिए इसको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। यानी कि एसिड प्लस बेस दोनों के साथ यानी कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपने स्टेन को प्रदर्शित करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जो WBC है, ऑल ओवर जो WBC है, मान लीजिए 100% WBC है, उसमें मैक्सिमम जो है दोस्तों 60 से 62% तक न्यूट्रोफिल होती है। क्या होती है? लगभग 60 से 62% जो है वो आपके न्यूट्रोफिल्स होती है। इसका काम क्या है? इनका काम है जो भी फॉरेन पार्टिकल यानी कि जो जीवाणु वगैरह आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करना, उनको डिफेंस करना, है ना। तो वो ये न्यूट्रोफिल्स जो है वो काम करती है। क्लियर? देन इयोसिनोफिल और बेसोफिल ये दो और इसके कंपोनेंट्स होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के। बात करें एग्रेनुलोसाइट्स, तो एग्रेनुलोसाइट्स जो है यानी कि कणिका रहित जो भाग है, ये आपके कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है मोनोसाइट, एक होता है आपके लिम्फोसाइट। क्या होता है दोस्तों? एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है आपके मोनोसाइट। मोनोसाइट में ध्यान रखना दोस्तों, जो भी संक्रमण है उसमें हमारे को प्रोटेक्ट करता है, राइट। और लिम्फोसाइट फर्दर आपके आगे दो प्रकार का होता है, जो हमारी प्रतिरक्षा जो तंत्र है, इम्यून जो सिस्टम है, उसको ये मेंटेन करता है। इसमें एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है आपके टी लिम्फोसाइट्स। कौन कौन होते हैं? बी लिम्फोसाइट और एक होता है दोस्तों टी लिम्फोसाइट्स, जो मिलकर के शरीर के प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसका निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बीमारी है, उस बीमारी का नाम आपने सुना होगा एड्स। एक बीमारी का नाम है दोस्तों आपके एड्स। तो एड्स बीमारी में क्या होता है? एड्स बीमारी में दोस्तों ध्यान रखना, WBC अपना काम करना बंद कर देती है। क्या होता है कि ये जो WBC है ये काम करना बंद कर देती है। उस वजह से नंबर ऑफ इंफेक्शन होने से, है ना, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ध्यान रखना, इसीलिए है ना, इसीलिए WBC को क्या कहते हैं? WBC को शरीर की क्या कहते हैं? शरीर का सुरक्षा कवच कहते हैं, या फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ बॉडी, है ना। शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति भी कहते हैं। शरीर की प्रथम सुरक्षा पंक्ति, तो आप उसको फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ बॉडी या प्रथम सुरक्षा पंक्ति या सुरक्षा कवच कह सकते हो, जो कि विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण हैं उन संक्रमणों से हमारी सुरक्षा करता है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट, और वो है हमारा अगला बिंबाणु या पट्टिकाणु। तो अभी तक जो हमने बात की है उसमें देखिए, ये है आपके RBC, राइट, और ये आपके WBC के विभिन्न प्रकार। इसमें इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और जो लिम्फोसाइट है, क्या है? लिम्फोसाइट्स जो है वो आपके दो होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स, है ना। तो ये उसके स्ट्रक्चर। अब हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं दोस्तों प्लेटलेट्स। थर्ड हम क्या ले रहे हैं? प्लेटलेट्स या बिंबाणु या प्लेटलेट्स। तो दोस्तों इसमें भी चीजें वही है कि इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा से होता है, राइट। संख्या की बात करें तो दोस्तों इसकी जो संख्या है, इसकी संख्या आपके 1.5 लाख से लगभग 3.5 लाख प्रति घन mm जो है वो होती है। क्लियर? 1.5 से 3.5 लाख यानी कि 1.5 to 3.5 अप्रॉक्स इसकी रेंज होती है।
प्लेटलेट्स की। इसका मुख्य काम क्या है, मुख्य इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो है रक्त का थक्का बनाना, है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है, वो हमने देखा था थ्रोम्बोसाइट्स। इसको और किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो रक्त का जो थक्का बनता है, क्लॉट जो बनता है ना, वो इसी बिंबाणु या पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स की वजह से बनता है ना। एक बीमारी है, अगर आपने नाम सुना होगा, डेंगू, है ना। तो डेंगू के अंदर क्या होती है कि इनकी जो संख्या है वो सडन कम हो जाती है और जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। बहुत गंभीर बीमारी है ना, जिसमें प्लेटलेट्स की संख्या लगातार डाउन 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 होती जाती है और ये हजारों में आ जाती है, 80,000, 70,000, 60-70 तक तो ठीक है, उससे और कम हो जाए तो थोड़ा रिस्की रहता है। तो दोस्तों ये था आपके बिंबाणु के ऊपर कि बिंबाणु जो है ये आपके 1.5 से 3.5 लाख तक का होता है और रक्त का थक्का, जिसको अपन सिंपल भाषा में कहते हैं खरुंड, है ना। सिंपल भाषा में आप खरुंड जिसको कहते हैं, उसको बनाने का काम ये करता है। तो दोस्तों आज जो हमने टॉपिक लिया है उसकी एक बार पुनः हम चर्चा कर लेते हैं कि आज हमने स्टार्ट किया नया चैप्टर और वो चैप्टर है आपका रक्त यानी कि शरीर द्रव के बारे में और परिसंचरण तंत्र के बारे में। रक्त की बात की तो इंपॉर्टेंट चीज कि रक्त एक तरल क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है जो कि 2 भागों में बटा होता है। 55% भाग इसका तरल यानी कि प्लाज्मा भाग होता है और 45% जो पार्ट है वो आपके कणिकामय भाग होता है। और आपको एक चीज और बता दूं, इंपॉर्टेंट है कि रक्त जो प्लाज्मा है, रक्त प्लाज्मा में जो भी प्रतिजन है, प्रतिरक्षी जो है वो इसमें पाई जाती है। ब्लड से संबंधित जो प्रतिरक्षी है यानी कि ब्लड की एंटीबॉडी, है ना, वो एंटीबॉडी क्या है, वो आपके इसमें पाई जाती है, इसमें रक्त प्लाज्मा में। 3 मुख्य भाग होते हैं, जल, प्रोटीन और विभिन्न प्रकार के आयंस। आयंस की भी बात कर लेते हैं। आयंस में जैसे आपके इसमें सोडियम आयन, क्लियर, क्लोराइड आयन, कार्बोनेट आयन, मैग्नीशियम आयन आदि जो आयंस है वो रक्त के अंदर, इसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, है ना, वो इसमें पाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि कणिकामय यानी कि कोशिकामय भाग जो कि 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। ध्यान रखना दोस्तों, हर एक नाम इसके इंपॉर्टेंट है। जो डब्ल्यूबीसी है उसको हमने आगे देखा कि 2 प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। और जो ग्रेनुलोसाइट्स है वो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, और जबकि एग्रेनुलोसाइट्स है वो आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में डिवाइड होती है। लिम्फोसाइट्स भी फर्दर आपके डिवाइड होती है 2 प्रकारों में, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। चलो फिर हमने देखा आरबीसी को और अच्छे से कि भी आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है जो कि आयरन और ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन है ना, ग्लोबिन जो प्रोटीन उसका बना होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है आपके ऑक्सीजन को जोड़ करके पूरी बॉडी में पहुंचाना। हीमोग्लोबिन को दोस्तों हम ऐसे लिखते हैं HB करके, क्लियर। एक स्वस्थ व्यक्ति है उसमें लगभग 12 से 14 जो पॉइंट है हीमोग्लोबिन वो होता है। कितना होता है, 12 से 14 अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 12 से 14 जो व्यक्ति है उसमें ये इसकी मेजरमेंट होती है, राइट। चलो उसके बाद हमने देखा कि आरबीसी का जीवन काल 120 डेज होता है, संख्या 5 से 5.5 मिलियन, और अगर लाख में बात करेंगे तो 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी यानी कि मिली, क्लियर। फिर बात हमने की डब्ल्यूबीसी की। फिर जो डब्ल्यूबीसी जो है इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, श्वसन वर्णक जो है वो नहीं पाया जाता। देन इसमें न्यूक्लियस होता है और इसकी पोजीशन स्ट्रक्चर्स के वाइज इसको देखा जाए तो इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है।
न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। और एग्रेनुलोसाइट्स को मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में भाग में डिवाइड किया जाता है, राइट। एंड देन बात करें कि जो शरीर की जो प्रथम सुरक्षा जो पंक्ति है, डिफेंस लाइन ऑफ द अवर बॉडी, वो आपके डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। उसके बाद में हमने चर्चा की बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनका काउंटिंग बात करें तो लगभग 1.5 टू 3.5 तक ये पाई जाती है। और मुख्य रूप से जो खरूंट यानी कि रक्त क्लॉट बनाने का जो काम है वो इसके द्वारा किया जाता है। और ये आपके इसकी जो स्ट्रक्चर वाइज पोजीशन होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये टॉपिक है रक्त का संगठन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो अब अगर अभी तक आपने वीडियो अगर हमारा लाइक नहीं किया है तो फटाफट इसको लाइक कीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।